हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेविंग अकाउंट के बारे में, एफडी के बारे में। यहाँ पे हमें कितना इंटरेस्ट मिलता है और यहाँ पे हम पैसा कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसमें हमें कितना टैक्स देना पड़ता है और कौन कौन लोग टैक्स देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो बात शुरू करते हैं सेविंग अकाउंट से। सेविंग अकाउंट बचत खाता कहलाता है और यहाँ पर हमें 3 से 4% के बीच में सालाना ब्याज के रूप में पैसे मिलते हैं। और सेविंग अकाउंट खुलवाना बहुत ही आसान है। आप नज़दीकी किसी भी बैंक जाकर अपना सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब बात करते हैं इस पे कमाए हुए इंटरेस्ट पे हमें टैक्स देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता। तो टैक्स देने के लिए जो व्यक्ति 2.5 लाख से ऊपर अगर सालाना इनकम कमाता है भारत में तो उसको टैक्स देना पड़ता है हर तरीके का। और जो व्यक्ति 2.5 लाख से नीचे की इनकम कमाता है सालाना, उसे कोई भी किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो लोग 2.5 लाख से ऊपर कमाते हैं, जो लोग टैक्स देते हैं, उनको कितना टैक्स देना पड़ता है। अब अगर मैं बात करूं टैक्स की, तो अब सेविंग अकाउंट से हमने जो भी इंटरेस्ट के रूप में पैसा कमाया है, चाहे हमारा एक बैंक में खाता हो या कई सारे बैंकों में खाता हो, सभी बैंकों के खाते को मिलाकर जितना भी सेविंग अकाउंट का हमारा इंटरेस्ट जनरेट होता है, उस इंटरेस्ट की अगर वैल्यू 10,000 रुपये से ऊपर है तो हमें टैक्स देना पड़ता है। अगर वो 10,000 रुपये से नीचे है, सभी बैंकों में मिलाकर जो हमने इंटरेस्ट कमाया है, उस पर हमें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। जो पैसा 10,000 रुपये से ऊपर है उस पर हमें टैक्स देना पड़ता है। 10,000 रुपये को छोड़ दिया जाएगा और उसके ऊपर जितना भी पैसा है उस पर टैक्स लगेगा। अभी कितना लगता है, ये कितना लगता है ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अलग एक टैक्स स्लैब होती है जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस पर कितना टैक्स लगेगा। अब हम बात करते हैं एफडी की। एफडी का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट यानी कि आपने एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी किसी भी जगह पर डिपॉजिट कर दी है और उस पर आपने बैंक या किसी भी व्यक्ति से, जो भी आपकी एफडी कर रहा है, बैंक हो चाहे एनबीएफसी कंपनी हो, उनसे तय कर लिया है कि एक पर्टिकुलर रेट पर आप इंटरेस्ट लेंगे उनसे। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है और आपने 1 साल के लिए एफडी की है बैंक में या एनबीएफसी कंपनी में, और अगर बैंक ने कहा है कि वो आपको 7% का रिटर्न देगा सालाना, तो 1 साल बाद आप 1,07,000 रुपये बैंक से लेंगे। अब बात करते हैं कि एफडी हम कहाँ कहाँ पर खोल सकते हैं। एफडी हम बैंक में खोल सकते हैं, या फिर हम डाकघर में खोल सकते हैं, या फिर हम एनबीएफसी कंपनीज में खोल सकते हैं। एनबीएफसी कंपनी वो कंपनी होती हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जहाँ पर सेविंग अकाउंट नहीं होता, बल्कि वो छोटे छोटे लोन भी दे सकती हैं, बड़े बड़े लोन भी दे सकती हैं। दूसरा, वो एफडी जैसी सुविधा को भी आपको दे सकती हैं, बस वहाँ पर सेविंग अकाउंट नहीं होता है। अब बात करते हैं कि एफडी पर कितना टैक्स लगता है। एफडी पर कमाए हुए इंटरेस्ट से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि कौन कौन लोग टैक्स देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि सेविंग अकाउंट में 2.5 लाख से ऊपर जिनकी सालाना इनकम है वही लोग टैक्स देते हैं, और जिनकी 2.5 लाख से कम इनकम है सालाना की, वो लोग कोई भी प्रकार का टैक्स नहीं देते हैं। सेम उसी तरह से एफडी में भी वही होता है। जिनकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है उन लोगों को केवल टैक्स देना पड़ता है, और जिनकी इनकम 2.5 लाख से नीचे है उन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। अब अगर मैं बताऊं कि कितना कितना टैक्स देना पड़ता है इन लोगों को, जिनकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है उन लोगों को एफडी से कमाए हुए इंटरेस्ट पे सारी की सारी जितनी भी एफडी उन्होंने कर रखी हो, अगर टोटल कमाई हुई एफडी से कमाए हुए इंटरेस्ट के रूप में 40,000 रुपये से ऊपर की अगर धनराशि उन्होंने कमाई है एफडी से, तो उस पर उनको टैक्स देना पड़ेगा। अगर उन्होंने एफडी से सारी जितनी भी उनके पास एफडीज हैं उनसे अगर 40,000 रुपये से नीचे अगर पैसा कमाया है तो उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि जैसे 40,000 रुपये से ऊपर अगर उन्होंने पैसा कमाया है तो 40,000 को छोड़ के उसके ऊपर जो पैसा है उस पर टैक्स देना पड़ता है, और वो टैक्स होता है 10% के हिसाब से। मतलब अगर 40,000 रुपये से ऊपर जो भी पैसा उन्होंने कमाया है, मान लीजिए उन्होंने टोटल पैसा कमाया है 60,000 रुपये, तो 40,000 को तो छोड़ दिया जाएगा, बचे 20,000 पर 10% के हिसाब से उनको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा।
अब ये टैक्स हो जाता है 20% अगर वो पैन कार्ड दिखाने में असमर्थ होते हैं तो अब एक चीज़ और समझ लेते हैं आइए कि महंगाई क्या होती है और इन्फ्लेशन रेट क्या होता है। जैसे कि आप सबको पता है कि महंगाई किस चीज़ को बोलते हैं। मान लीजिए कोई चीज़ पिछले साल 100 रुपये की थी और इस साल 105 रुपये की हो गई है, तो इसका मतलब उस चीज़ पे 5 रुपये बढ़ गए हैं। इसका मतलब 5 रुपये की महंगाई बढ़ चुकी है। और पिछले लगभग हमारे भारत में महंगाई जो है हर साल लगभग 5 से 6% के रेट से बढ़ती है। सन 2022 में महंगाई का जो रेट था वो 6.7% था और ये रेट पिछले साल के कंपैरिजन में मतलब सन 2021 के कंपैरिजन में 1.5% बढ़ गया है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि मैं अचानक से महंगाई क्यों डिस्कस करने लग गया हूँ, इसमें महंगाई का क्या रोल है। तो इसका एक लिंक है सेविंग अकाउंट से, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आइए समझते हैं कि मान लीजिए आपके पास 100 रुपये थे पिछले साल और उस टाइम पर आप कोई चीज़ खरीद पा रहे थे 100 रुपये की, और इस साल वो चीज़ लगभग महंगाई के चलते 106 या 105 रुपये की हो गई है। 5 या 6% का अगर महंगाई बढ़ी है तो वो चीज़ 106 या 105 रुपये की हो गई है मान लीजिए, और उस टाइम पे आपने उस 100 रुपये को सेविंग अकाउंट में डाल दिया था। अब सेविंग अकाउंट पर तो मिलता है 3 से 4% का ब्याज, तो लगभग वो 100 रुपये आपके एक साल बाद मतलब आज हो जाएंगे 103 या 104 रुपये। तो वो चीज़ तो हो गई है 106 रुपये या 105 रुपये की, और आपके सेविंग अकाउंट में बन पाए हैं 103 या 104 रुपये। मतलब अगर आप उस चीज़ को दोबारा खरीदने जाएंगे आज तो आपको अपने पास से और पैसे देने पड़ेंगे। इसका मतलब तो आपका नुकसान हो गया है, क्योंकि अगर हम देखें सेविंग अकाउंट पे तो हमें 3 से 4% मिल रहा है और महंगाई जो बढ़ रही है 5 से 6% बढ़ रही है। इसका मतलब हमारा जो सेविंग अकाउंट में पैसा है वो एक तरह से घट गया है। अब यही सेम सीन एफडी में भी होता है। जैसे एफडी में हमारा जो है 6.5% का ब्याज अगर हमें मिलता है सालाना एफडी पे, तो महंगाई का भी 6.5% का ही रेट है। तो एफडी और महंगाई को अगर हम एडजस्ट करें तो हमें लगभग 0 रुपये मिलेंगे। ना ही हमें कोई फ़ायदा मिला है, ना ही हमारा कोई नुकसान हुआ है एफडी से। तो एफडी तो ये हो गई है। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा है, ये सच है, और पहले तो सब लोग डाउट कर रहे होंगे कि ये सच भी है या नहीं है। मैं बता देता हूँ ये सच ही है ना। और इसके बाद पहले तो मैंने ये भी नहीं बताया आपको कि आपको टैक्स भी एडजस्ट करना है। मैं बिना टैक्स एडजस्ट करे आपको ये सब चीज़ें बता रहा था। अगर टैक्स एडजस्ट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको नुकसान तो होगा ही होगा, और भी ज़्यादा नुकसान होगा सेविंग अकाउंट में, और एफडी में भी आपको लगभग नुकसान ही आएगा। अब लोगों को लग रहा होगा या आप सबको भी लग रहा होगा कि सेविंग अकाउंट और एफडी का फ़ायदा ही क्या है। सेविंग अकाउंट और एफडी का ये फ़ायदा है कि सेविंग अकाउंट में हमें उतना पैसा रखना चाहिए जो हमारे खर्चे के लिए हमें चाहिए होता है केवल, और एफडी में हमें वो पैसा रखना चाहिए जो हमें इमरजेंसी के टाइम पे ज़रूरत पड़ जाए और हम आसानी से उसको निकाल सकें। अब ये भी समझना बड़ा मुश्किल है कि कितना रखना चाहिए। तो रिसर्च एनालिस्ट ऐसा कहते हैं कि सेविंग अकाउंट में लगभग हमें जो जॉब करते हैं वो लगभग अपने खर्चे के 3 महीने का अपना खर्चा सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं, और एफडी में इमरजेंसी फंड के लिए लगभग 6 महीने तक का खर्च रख सकते हैं। और जिसकी जॉब सिक्योर हो उसके लिए कह रहा हूँ मैं, जिसकी जॉब अच्छी होती है, जो अच्छी सैलरी वाली जॉब होती हैं, जिसकी जॉब थोड़ी मतलब सैलरी रिस्की, मतलब जॉब रिस्की हो और सैलरी थोड़ी कम ही हो, वो लगभग सेविंग अकाउंट में अपना 6 महीने तक का खर्च रख सकते हैं और इमरजेंसी फंड के लिए लगभग 1 साल तक का खर्च रख सकते हैं। मैंने तो आपको फैक्ट और रियलिटी बताई है, बाकी आपकी मर्जी है आप कितना रखना चाहते हैं और कितना नहीं। सेविंग अकाउंट और एफडी में पैसा रखना इन्वेस्टिंग के नज़रिए से रिच बनने के लिए मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत है। बाकी आपकी मर्जी है, आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। मैंने आपको रियलिटी भी बता दी, फैक्ट भी बता दिए। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।